नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। वैसे तो एक वोट कम होने से भी सरकार गिर जाती है। 1999 में बीजेपी इसका स्वाद चख चुकी है, लेकिन सिर्फ 0.85% वोटों से तय हुई हरियाणा की कुर्सी और मार्जिन गेम में बीजेपी ने कांग्रेस को पटखनी देकर बहुमत पा लिया। इस जीत ने बीजेपी में हौसला भर दिया है। हरियाणा विजय की धमक ने महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में दमदार प्रदर्शन का जज्बा और जोश भर दिया है। जी हां, हरियाणा में हैट्रिक। अब 3 राज्यों पर फोकस। महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली पर बीजेपी की नजर है। जिस तरह से हरियाणा फतेह के बाद अब बीजेपी महाराष्ट्र की रणनीति मंथन में जुटी है, इस हौसले के लिए बीजेपी का जोश आई है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में बीजेपी के 400 पार के सपने को तोड़ने के बाद इंडी अलायंस के हौसले बुलंद थे। राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर थी, लेकिन हरियाणा ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद दम भर रही इंडी ब्लॉक को झटका दिया है। वहीं बीजेपी के लिए हरियाणा की हैट्रिक वो संजीवनी बन गई जिससे वो महाराष्ट्र का किला फिर फतेह करने का दम भरने लगी है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि झारखंड और दिल्ली में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी के हौसले बुलंद हैं। रणनीति और राजनीति दोनों फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों का न सिर्फ स्टेट और नेशनल पॉलिटिक्स पर असर पड़ा है, बल्कि इससे कांग्रेस बीजेपी की आगामी चुनाव में गठबंधन करने की क्षमता पर भी असर पड़ेगा। इसी मुद्दे पर आज हम खास चर्चा करेंगे। मैं परिचय करा दूं, आज हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पथिकृत पायने साहब, जो कि जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ माधवन नारायण जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले पथिकृत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है, लोकसभा चुनाव का जो डेंट बीजेपी को लगा था, वहां से बीजेपी लगातार एक आत्मविश्वास खोजने की कोशिश कर रही थी, कॉन्फिडेंस पाने की कोशिश कर रही थी। वहीं कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने जो आत्मविश्वास पाया था, उसके सहारे बड़े बड़े बयान, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। हरियाणा चुनाव को एक क्यूज के तौर पर लें तो अब तस्वीर बदल चुकी है। बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज है, वहीं कांग्रेस के अति आत्मविश्वास पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र के परिदृश्य को देखें किसी भी तरीके से, उसे तो हम समझेंगे ही, लेकिन जरा हमें बताइए कि कितना बड़ा फैक्टर होता है किसी इस तरह के स्टेट विधानसभा चुनाव को जीतने के बाद आने वाले बड़े लक्ष्यों की तरफ देखना, दोनों ही पार्टियों के नजरिए से फिलहाल क्या आकलन होगा आपका? नमस्ते। देखिए, मुझे तो सबसे बड़ी चीज जो ये लगता है कि जो लोकसभा इलेक्शन था वहां पे 240 सीट आने के बावजूद एक नैरेटिव तैयार किया गया था कि बीजेपी एकदम हार चुके हैं और नरेंद्र मोदी का जो एक वर्चस्व है, उनका जो एक अलग सा एक उनका पहचान है, वो उसका जो उनका जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो गया है। तो ये नैरेटिव एक सेक्शन ऑफ मीडिया भी चलाया है और ऑपोजिशन का एक पूरा इसके ऊपर एक बहुत बड़े पैमाने में एक कैंपेन तैयार करने की कोशिश चली रही थी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, ये उस टाइम ये भी कहा गया था कि दरार आ गया है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में, कैडर जो है पूरा एकदम मानसिक तौर से टूट चुका है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी जीत नो डाउट है और ये एक बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर होगा महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के लिए। और मुझे लगता है कि हरियाणा का इलेक्शन जो है वो महाराष्ट्र और झारखंड से काफी कठिन था, क्योंकि यहाँ पे बाइपोलर एक इलेक्शन कंपटीशन है और कहीं कभी भी ये एक हिस्ट्री नहीं रहा है हरियाणा का कि किसी एक पार्टी को 5 से ज्यादा साल
वो रहने देते हैं, लेकिन ये तो थर्ड टर्म की बात है, तो एंटी इनकम्बेंसी भी था। तो उसमें उन्होंने ग्राउंड लेवल में बीजेपी नो डाउट काम किया है, आरएसएस भी काम किया है। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट इस चीज का है, वो ये है कि एक बहुत बड़ा एक एप्रीहेंशन डाउट ये था, डर था कि अगर इस इलेक्शन में सेटबैक होता है बीजेपी को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलाता है, तो एक आंदोलन का माहौल फिर से शुरू हो जाता। आपको याद होगा कि लोकसभा इलेक्शन के पहले भी हरियाणा सरकार ने रोक के रखा था, एक बहुत बड़े पैमाने में आंदोलन की एक कोशिश की गई थी कि दिल्ली में आके दिल्ली को एकदम कब्जा कर लेंगे। तो वो जो एक एनर्किस्ट की तरह एक मानसिकता है कि कुछ भी हो जाए, दिल्ली को कब्जा कर लो, पूरे राज्य में एक सिविल अनरेस्ट करो, वो सिलसिला शुरू हो जाता। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत सारे फॉरेन एनजीओज है जो इसमें मिले हुए होते हैं, एक मौके का तलाश कर रहा था। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हरियाणा इलेक्शन विल बी अ सेटबैक फॉर देम। मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में जो माहौल अभी है, जिस तरह की इंस्टेबिलिटी मिडिल ईस्ट में है, जिस तरह की इंस्टेबिलिटी रशिया यूक्रेन की लड़ाई के वजह से है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस देश में बहुत जरूरी है। उस हिसाब से अगर देखा जाए, ये जो अहम बात आपने रिजल्ट है कही, अहम बात पॉलिट आपने कही, और शायद ये भी एक बहुत बड़ा जो है फर्क पैदा करता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को गुजरे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, और ऐसे में इस तरह के उलटफेर, वो भी इतने सारे विरोधाभासों के बीच, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा माधवन सर जो चुनौती थी वो हरियाणा में ही थी, सब कुछ उसके खिलाफ जाने की बात कही जा रही थी। लेकिन महाराष्ट्र की बात अलग है माधवन सर। महाराष्ट्र में जातिगत समीकरण भी अलग है। महाराष्ट्र में एक सेंटिमेंट पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहां पर जिस गुटबाजी को लेकर बीजेपी काम कर रही थी, खास तौर पे हरियाणा में, जिसको बहुत ही अंडर करंट तरीके से उसने बहुत ही खास रणनीति के तहत सुलझाया और इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, वो चैलेंज तो यहां भी है, ये असंतोष वाला चैलेंज तो यहां भी है। तो आपको महाराष्ट्र में ये हरियाणा के क्यूज से आगे की जो लड़ाई है वो किस तरह की नजर आती है बीजेपी के लिहाज से? प्रशांत, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में रणनीतिक तौर पर अधिक अंतर नहीं है। हालांकि जो कांटे का टक्कर था हरियाणा में, वो इतना बाइपोलर नहीं था जितना मतलब प्रकट हुआ हमारे सामने। मगर आपने देखा होगा कि 39% वोट दोनों पार्टियों ने लिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने। और कई कम से कम 10 सीटों में जो विक्ट्री मार्जिन जैसे कहते हैं, जिस मात्रा से वो जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी 500-200 वोटों में भी जीते हैं। इसलिए ये एक, मैंने कहा, आपने फ्रंट फुट की बात की तो मैं क्रिकेट का ही उल्लेख करूंगा कि जैसे कांटे का टक्कर है और वनडे मैच किसी ने एक रन में जीत लिया, तो हाँ, जीत तो हासिल हुई, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये परमानेंट है। क्योंकि मैं आपको भारतीय क्रिकेट टीम की याद दिला दूं, पिछले साल तो वर्ल्ड कप का जो रेगुलर वनडे टूर्नामेंट तो हार चुके, उसके बाद T20 में सफल रहे, इंडिया वर्ल्ड कप लेके आया। तो बीजेपी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। अब मैं महाराष्ट्र के बारे में कहूंगा, मगर एक जल्दी से एक थोड़ा फ्लैशबैक कर लें। कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई, कांटे का टक्कर था। मगर उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में फिर से उभर आई, और फिर लोकसभा का चुनाव होगा। आपने देखने कि ना सिर्फ राजस्थान में बट उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। तो एक तरह से सीसॉ बैटल मान के चलूंगा अभी मैं राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। कांग्रेस हालांकि एक तरह से एक घाव है, उसमें वो मार खा चुकी है हरियाणा में, उनको कुछ मतलब इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, मैंने बहुत अच्छा एक विश्लेषण पढ़ा आज की, हरियाणा और महाराष्ट्र में एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी की एक ही रही है, इसलिए शायद नतीजा भी वैसा ही निकले। मगर ये बात सही है कि महायुति और महाविकास अघाड़ी है, जो वहाँ जो है पार्टी वर्सेस पार्टी से ज्यादा गठबंधन वर्सेस गठबंधन का सिलसिला है। इस मगर क्या पता कि जैसे आपने एक मैच हारा तो दूसरे मैच में दूसरी टीम जो है तैयारियां अलग तरीके से करती है, रणनीति बदलती है, ऐसा कुछ हुआ तो फिर से कांटे का टक्कर ही रहेगा। और महाराष्ट्र स्टेट बहुत बढ़िया बड़ा है साइज में, और
अपने जो जनसंख्या में भी और सीटों में भी। तो एक तरह से देखें तो हरियाणा को सेमीफाइनल मान के चले तो महाराष्ट्र को फाइनल भी मान के चलते हैं, मगर दिल्ली भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि जातीय समीकरण और लोक कल्याण के जो योजनाएं हैं उनको एक साथ लेते हुए भारतीय जनता पार्टी खेल में बहुत स्ट्रांग उतर आई है। एक ज़माने में वो सिर्फ़ हिंदुत्व की पार्टी मानी जाती है, आजकल ज़्यादा विकास की राजनीति करती है। जो राम मंदिर भी बन गया, तो अब और ये बड़ा दिलचस्प भी बना देता है इन सारी चीज़ों को अगर हम चुनावी रसाकशी से देखें तो बहुत दिलचस्प भी बना देता है, ख़ास तौर पे महाराष्ट्र के रण को। एक चीज़ पथिकृत मैं समझना चाहूँगा, जो मतलब इन हरियाणा चुनाव में जो दो अहम सबक थे, खास तौर पे क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव में भी महाविकास अघाड़ी के लिए वो एक तरह का लेसन होगा, अगर वो एक तरह की टक्कर देना चाहते हैं कि ये जो अति आत्मविश्वास था, ये जो लगातार ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बीजेपी के खिलाफ इस वक्त जा रहा है, चाहे किसानों की बात हो, चाहे रेसलर्स का मुद्दा हो, महाराष्ट्र में अभी भी बीजेपी अपने विकास की बातों को लेकर बहुत ज़्यादा बात करिए, खासतौर पे जो कल्याणकारी योजनाएं हैं। आपको लगता है कि महाविकास अघाड़ी के लिए भी एक सबक होगा अब कहीं ना कहीं चुनावी रण में उतरने को लेकर? देखिए, आज के ज़माने में सोशल मीडिया में जो चीज़ सबसे ज़्यादा चलता है, उसी से लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि शायद यही एक्चुअल सिचुएशन ग्राउंड में है, जो कि होता नहीं है। और हरियाणा एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने इस वजह से है। अगर आप देखेंगे कि 2024 की जो लोकसभा इलेक्शन थी, उसमें महाविकास आघाड़ी को बहुत बड़े पैमाने में सक्सेस मिला था लोकसभा इलेक्शन में। लेकिन दोनों जो महायुति और महाविकास आघाड़ी का जो वोट शेयर है, वो कम मोर और लेस सेम ही था, 43% दोनों का ही था। तो वहाँ पे जो आत्मविश्वास अभी कांग्रेस में सबसे ज़्यादा था कि वो डिसाइड करेंगे कि किसको कितना सीट देना है, क्योंकि लोकसभा में उनको सबसे ज़्यादा सीट आया था। मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग में अगर वो थोड़ा ह्यूमिलिटी ना दिखाए, अगर थोड़ा-सा वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करे अपने जो उनके गठबंधन के पार्टियों के साथ, अगर वो नहीं करता है तो उनके लिए ये एक प्रॉब्लम होगा। हरियाणा में आपने देखा है कि किस तरह से इलेक्शन जीतने से पहले ही तो ये लड़ाई शुरू हो गई थी कि चीफ चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे। तो ये जो एक उनके होता है कि एक नैरेटिव बनाने वाले सोशल मीडिया में और उनके जो एडवाइजर्स होते हैं, वो कभी-कभी, और ये बीजेपी के लिए भी शायद 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उनके साथ भी हुआ था। उनको भी लगा था कि 400 आसानी से मिल जाएगी, हालाँकि ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और था। तो महाराष्ट्र नो डाउट बहुत कॉम्प्लेक्स है, हरियाणा से बड़ा है, लेकिन मॉरल बूस्टर अगर कैडर की बात करें तो ये डेफिनेटली एक मॉरल बूस्टर है। लेकिन ज़मीनी तौर पे आप अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 महीने में जिस तरह से बहुत सारे फैसले मोदी जी ने लिया है, उसका तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट होगा ही। लेकिन आत्मविश्वास जो महाविकास आघाड़ी में बहुत ज़्यादा आ गया था लोकसभा इलेक्शन के बाद, मुझे लगता है उसमें अगर वो कोर्स करेक्शन करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो उनको वही प्रॉब्लम शायद फेस करना पड़ सकता है, जो हरियाणा में कांग्रेस को फेस करना पड़ा, या फिर पास 2024 समय के कम है, लोकसभा इलेक्शन में मेरे पास बीजेपी को समय थोड़ा कम है। हिकअप माधवन मिला। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अगर थोड़ा क्रिटिकल होकर देखें तो आपको लगता है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है बीजेपी के लिए, खास तौर पे महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर, जिसको उसे दुरुस्त करना होगा समय रहते, समय भी कम है इन सब के बीच में, हम सब उन सारे चुनौतियों से वाकिफ हैं, लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए हमें बताइए कि वो कौन से कोर चैलेंजेस हैं जिनको बीजेपी को कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मुश्किलात हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे जाटों का समीकरण कांग्रेस ने कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी ने मात दे दी उनको, कांग्रेस को, कि दूसरी जो तथाकथित पिछड़ी जातियां हैं या बिरादरियां हैं, उनको एक किया। वही कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र में। और मराठा को, अगर जाट की जगह मराठा को ले लें, तो जैसे अब ये जो आंदोलन चला आरक्षण को लेकर के, उसको लेकर के एनसीपी आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस भी आगे बढ़ रहा है। उसको अगर ठीक तरह से समझ पाया भारतीय जनता पार्टी, और कुछ हद तक समझ चुका है, काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी को मैं स्ट्रॉन्ग मानता हूँ। मगर वहाँ माइनॉरिटी और दलित की पॉलिटिक्स जो है महाराष्ट्र में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि हरियाणा के दलितों की तरह नहीं, महाराष्ट्र वो अम्बेडकर का जो होम स्टेट है, इसलिए उसकी राजनीति अलग चलती है, रणनीतियाँ भी अलग चलती हैं। वहाँ देखना होगा कि दलितों को क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ खींच पाती है कि नहीं। वो बहुत मुश्किल काम है, हरियाणा की तरह नहीं है, जहाँ थोड़ा बहुत
लगता है शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से क्या पता 10-15 सीट उनको मिली गई होंगी हरियाणा में। ये रणनीति दोहराना उसमें महाराष्ट्र में बहुत कठिन समझता हूँ मैं इसे। और साथ-साथ माइनॉरिटी की भी जो पॉलिटिक्स वहाँ स्ट्रॉन्ग है महाराष्ट्र में, तो और अब मगर ये दिलचस्प बात ये सुनी है कि वहाँ की जो शुगर बेल्ट है, जो चीनी के जो निर्माता हैं, वो पहले जो महा विकास आघाड़ी की तरफ थे, आजकल माया युति में आ गए, ये सुनने को मिल रहा है। वो काफ़ी जो मजबूत लोग हैं फंडिंग के तौर पर या फिर एक तरह से हावी हैं, तो वो भी देखना होगा। मगर ये कांटे का टक्कर होगा, इस पे कोई दो राय नहीं है। मगर बहुत ही सरकार सत्ता में है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ, इसीलिए उनके पास काफ़ी फाइनेंशियल मसल है, यानी कि वित्तीय स्तर पर उन्होंने बहुत कुछ पैसे लुटाए हैं समझो। इतने बड़े-बड़े योजनाओं का अनाउंसमेंट किया है उन्होंने। क्या पता वहाँ कहीं वो अहम होगा निशाने कि पे आ जाए। क्या इसका फायदा ये ट्रिगर करता है या नहीं। ये जो सबसे बड़ी बात जो लोक लुभावन योजनाएं हैं और लोगों तक पहुंचने की जो कोशिश है इसके जरिए वो काम करता है नहीं। शुक्रिया करेंगे माधवन सर, शुक्रिया करेंगे पथिकृत। बहुत अच्छी चर्चा रही और इसका निचोड़ यही है कि खास तौर पे दोनों ही पार्टियों के लिए एक तरह से ग्राउंड जो महाराष्ट्र का है वो चुनौतीपूर्ण भी है और अवसरों भरा भी है, क्योंकि अगर हम बीजेपी के खास तौर पे हरियाणा के प्रदर्शन को देखें, उनकी रणनीति काम आई, एक बड़ा एडवांटेज है, कॉन्फिडेंस है। लेकिन महाराष्ट्र में स्थितियां थोड़ी अलग हैं। दूसरी तरफ अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें तो वहां पर उनके लिए भी एक चैलेंज होगा कि जिस तरह से कांग्रेस अति आत्मविश्वास में आई, महाराष्ट्र में उन्हें अति आत्मविश्वास से बचना होगा। और ये तमाम फैक्टर जो हैं इस लड़ाई को, महाराष्ट्र की इस पूरे रण को बहुत दिलचस्प बना देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा, ये विश्लेषण पसंद आया हो। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और भी खबरें हैं उसके साथ लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जिसके बारे में तमाम अहम सेक्टर्स और थीम के बारे में बता रहे हैं शरद दुबे। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहां पे दिन के अहम 5 स्टॉक्स में लेके आता हूं, जहां पे मूवमेंट, वॉल्यूम, ट्रेड सब में जो है देखने मिलता है न्यूज़ फ्लो। सबसे पहले राइट्स के बारे में बात करेंगे। अच्छी मोमेंटम आई स्टॉक में और उन्होंने MOU साइन किया है एतिहाद रेल के साथ, जहां पे रेल इंफ्रा वर्क्स पे वो काम करेंगे UAE मार्केट्स में। वही टोरेंट पावर की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने मिली। 2 बड़े लेटर ऑफ अवार्ड्स आए हैं MSEDCL से, जहाँ पे लंबे अवधि के लिए जो है एनर्जी सप्लाई होगा। इसका जो एनुअल रेवेन्यू इनके एक्सपेक्टेशन से लगभग 1680 करोड़ रुपए के हैं। तीसरा स्टॉक रहने वाला है KPIT टेक। यहाँ पे कंपनी जो एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करने वाली है स्विट्जरलैंड के एग्रीगेटेड गेम एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे इनकी जो शेयर होल्डिंग है वो लगभग 26% की हो जाएगी और जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो लगभग 30 मिलियन यूरोस का रहेगा। चौथा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स AMCs रहेगा। AMC स्टॉक्स में आज मोमेंटम देखने मिली है। आज सुबह नोमुरा की रिपोर्ट आई AMCs पे। HDFC AMC में इनिशिएट बाय किया है, टारगेट प्राइस है 5000 रुपये प्रति शेयर का। वही निप्पॉन लाइफ की बात करें तो यहाँ पे भी इनिशिएट बाय किया है और जो टारगेट प्राइस है वो 785 का है। अब बात करें UTI AMC से, यहाँ पे इनिशिएट न्यूट्रल किया, टारगेट प्राइस 1300 का, और आगे जाते हुए फाइनेंशियल सेविंग्स पे भी फोकस रहेगा। डेविस लैब्स टॉप गेनर भी वन ऑफ द था आपके बड़े इंडेक्सेस के, इनिशिएट बाय किया है सिटी ने, टारगेट प्राइस 6400 रुपीज़ पर शेयर का रखा है और ये प्रेफर्ड पिक है आपके फार्मा स्पेस से और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन पे एक की बेनिफिशियरी भी रहेगा। शुक्रिया शरद इस अहम जानकारी के लिए। त्योहारों का सीजन आ चुका है और ऐसे में अगर आप भी अपने घर का निर्माण, उसकी मरम्मत या रेनोवेशन का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। देश की अहम सीमेंट कंपनियों में शुमार अल्ट्राटेक ने अल्ट्राटेक से पूछो पहल की शुरुआत की है, जिसमें घर बनवाने से जुड़ी हर तरह की तकनीकी जानकारी पाने के लिए आपको सिर्फ स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करना है और अल्ट्राटेक से आपको घर बैठे हर जानकारी मिल पाएगी।
और पूरे देश में और खासकर मुंबई और गुजरात में इस वक्त गरबा और डांडिया की धूम है। ऐसे में हमारी सहयोगी प्रियंका उत्पल आनंद और अंकिता सक्सेना पहुंची गोरेगांव के नेस्को हॉल, जहां सिंगर पार्थिव गोहिल ने जमाया गरबा का रंग। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। पार्थिव, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप अभी परफॉर्म करने जा रहे हैं बहुत जल्द। पहले तो हमें ये बताइए कि आपकी प्रिपरेशन प्रोसेस क्या रही है और क्या चेंजेस आपने देखने को मिले और उससे आपकी परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस आए हैं जो ओवर द इयर्स आप करते आ रहे हैं। अभी आप जाएंगे, ऑडियंस की प्रेफरेंसेस बदल रही हैं। हमने सुना कि रीजनल कंटेंट को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इवन ओवर बॉलीवुड। तो क्या चेंजेस आए हैं और आपकी प्रिपरेशन में उसकी वजह से क्या बदलाव आए हैं? नवरात्रि एक ऐसा उत्सव है, हर एक भारतीय इसको सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से इसको सेलिब्रेट करते हैं। जैसे बंगाल में देखा है, वहाँ देवी फेस्टिवल अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं। गुजरात में देखेंगे तो गांव में देखेंगे तो भवाइयाँ होती है, रामलीला होती है। नवरात्रि का सेलिब्रेशन अलग होता है, वहाँ सिर्फ ढोल और शहनाई पे पूरी रात गरबा करते हैं। देवी के मंदिरों में करते हैं। और जब हम मुंबई आते हैं, मुंबई इज़ लाइक काइंड ऑफ वेरी वाइब्रेंट सिटी। यहाँ के नवरात्रि फेस्टिवल भी बहुत वाइब्रेंट होते हैं। और आप कहीं पे भी जाइए, यहाँ की जो लय है, यहाँ की जो ऑडियंस की एनर्जी है, उसकी स्पीड है, काइंड ऑफ सॉन्ग्स दे सिलेक्ट, वो पूरा अलग होता है। और बम्बई की वाइब्रेंसी अलग है और ये बरसों से चेंज होता हुआ आया है। और आज जबकि सोशल मीडिया पे लोग अपने फेवरेट गरबों के रील्स भी बनाते हैं, तो दे ऑल्सो बिकम like influencer and stars. So yes, Navaratri as festival celebration has taken a different decor now, and it's vibrant and we are enjoying as an artist to perform for them. पार्थिव, आप एक बहुत ही सेलिब्रेटेड क्यूरेटर खुद भी हैं। इनफैक्ट आप तो एक ग्लोबल परफॉर्मर हैं। लोग आपके संगीतों को बहुत पसंद करते हैं और संगीत अपने आप में एक कला है, अपने आप में एक साधना है। और आप तो खुद एक साधना में भी रहते हैं नवरात्र स्टेज पर आने से पहले। लेकिन क्या हर साल जिस तरह से ऑडियंस बढ़ रही है, जिस तरह से एक रुझान बढ़ रहा है नवरात्रों की तरफ, क्या अपने संगीत पर हर साल काम करना पड़ता है, अपने आप को भी रीइन्वेंट करना पड़ता है? ज़रूर, क्योंकि ऑडियंस जब आती है तब एक कलाकार के हिसाब से हम मन होता है कि हर साल कुछ नया करें, हमारी ऑडियंस को कुछ नया दें। तो गरबे जो ट्रेडिशनल गरबे हैं उनके साथ साथ हम अलग अलग अरेंजमेंट करते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे हम महाराष्ट्र में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जो गणपति फेस्टिवल में जो नासिक ढोल, पुनेरी ढोल भी कहा जाता है, वो एक ताशा और बड़े ढोल का एक कॉम्बिनेशन रहता है, वो और गुजराती म्यूज़िक का हम फ्यूजन करते हैं। तो वी कीप ऑन इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट एंड म्यूजिकलिटी। एक्चुअली पार्थिव, नवरात्र खैर वेस्टर्न साइड पे तो बहुत फेमस है, ये तो हर बच्चा और हर घर में इसे मनाया जाता है। लेकिन देश को ज़्यादा नवरात्रि के बारे में और ग्लोबल लेवल पे भी ना बॉलीवुड से बहुत कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला। तो ये नवरात्रि बॉलीवुड से भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है हर साल, नए म्यूजिक, नया फ्यूजन, या फिर बॉलीवुड ने नवरात्रि को इसी तरह से लिया? किस तरह से ये ओवर द इयर्स चेंज देखने को मिले हैं? नहीं, बॉलीवुड मैं तो ये कहूँगा कि नवरात्रि में से इंस्पायर होके बॉलीवुड में ज़रूर जाता है। जैसे कि ढोली तारो ढोल बाजे, संजय बंसाली जी बीइंग हिमसेल्फ गुजराती हैं खुद, तो उन्होंने इतने अच्छे गाने दिए हैं बॉलीवुड में। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये सब इंस्पिरेशन हमको अपने जो फोक म्यूज़िक से ही मिलती है। चलिए, इसी नवरात्रि और गरबा के रंग के साथ फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।